सामने फिर से हाजिर हूँ आज के एक नए वीडियो सेशन के लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे नोटिफिकेशन आपको ताकि मिलते रहें। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में। बीकॉम विद्यार्थियों की काफ़ी फरमाइश थी कि सर कॉस्टिंग के बारे में वीडियो लेक्चर बनाइए, तो आज हम इसी चरण में हमारा कॉस्टिंग सब्जेक्ट का पहला वीडियो आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। मार्जिनल कॉस्टिंग यानी सीमांत लागत विधि क्या होती है, इस टेक्निक का कॉस्टिंग में क्या रोल होता है, क्या इसका उपयोग होता है, इसमें कैसे फॉर्मूले लगाए जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सीमांत लागत पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कॉस्ट क्या होती है। व्हाट डू यू मीन द वर्ड कॉस्ट? लागत का क्या अभिप्राय है? मान लीजिए हमको ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कुल खर्चा मैन्युफैक्चरर का लगता है, यानी जितने भी एक्सपेंसेस उस प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉस्ट कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर पेन है, मैं अगर इस मार्कर पेन का मैन्युफैक्चर करता हूं तो मान लीजिए मेरे सारी एक्सपेंसेस, यानी जब तक ये मार्केट में बिकने लायक न पहुंच जाए वहां तक इसकी कुल लागत 18 रुपए पड़ती है, तो ये 18 रुपए इस पेन की, इस मार्कर पेन की क्या कहलाएगी? कॉस्ट कहलाएगी। अब इस मार्कर पेन की कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हम जो प्रक्रिया, जो हम प्रोसेस काम में लेते हैं, उस प्रोसेस को कॉस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्टिंग कहते हैं। यानी लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया, उसकी कॉस्टिंग कहलाती है। अब कॉस्ट और कॉस्टिंग का मीनिंग समझने के बाद अब इस पेन की, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो प्रोसेस होगी कॉस्टिंग में। अब कॉस्टिंग के अंतर्गत जब हम सारा काम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तहत करते हैं, यानी हर चीज का लेखा जोखा करते हैं, उस कॉस्टिंग को ज्ञात करने में कितने एक्सपेंसेस हमारे हुए, हम उन सब का जब ब्यौरा लिखित रूप में अकाउंटिंग फॉर्म के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अब देखिए, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जब तीनों रूप मिल जाते हैं तो इसे हम कॉस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं। यानी लागत लेखा शास्त्र की परिभाषा में हम इसको शामिल करते हैं। यानी किसी एक प्रोडक्ट का जो एक्सपेंसेस है, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो सारा खर्चा आ रहा है, वो उस प्रोडक्ट की क्या कहलाएगी? कॉस्ट कहलाएगी। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसेस, द प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। यानी कॉस्ट ज्ञात करने की जो प्रोसीजर है उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं। अब कॉस्टिंग और कॉस्ट के बाद जब हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का एनालिसिस करने के लिए जब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, उसका लेखा जोखा करते हैं, तो उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ये तीनों जब शब्दावलियां, जो तीनों चीजें मिल जाती है, तो उसे हम लागत लेखा शास्त्र कहते हैं। यानी सारों का सम्मिश्रण, मिक्स फॉर्मेट ऑफ द कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब देखिए, एक और पॉइंट है, ये जो लागत है या कॉस्टिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है,
इन सब के अलावा भी एक शब्द और होता है, जब लागत की जांच की जाती है कि ज्ञात की गई प्रोडक्ट की कॉस्ट बिल्कुल सही है या नहीं है, उसके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, उसका जो लेखा जोखा है वो सही तरीके से है या नहीं है, इस चीज का निर्णय, इस चीज का जब प्रूफ दिया जाता है, इस चीज की जब जांच की जाती है तो उसे हम कॉस्ट ऑडिट कहते हैं, लागत अंकेक्षण कहते हैं। लागत अंकेक्षण का मतलब है लागत की जांच करना, उस ज्ञात की गई लागत का एनालिसिस करके ये प्रूव करना कि ज्ञात की गई कॉस्ट, ज्ञात किया गया जो लेखा जोखा है या बताए गए जो अकाउंट्स हैं वो सही है या नहीं है। इन सब की चीज का जब वो एनालिसिस करते हैं तो वो परिभाषा कॉस्ट ऑडिटिंग या कॉस्ट ऑडिट में इंक्लूड की जाती है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब देखिए ये जो कॉस्ट होती है उसको सामान्यतया हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 कॉस्ट है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे हम स्थिर लागत के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम परिवर्तनशील लागत के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी कॉस्ट जो होती है जिसमें दोनों का मिश्रण होता है, दोनों मिक्स होती है, उसे हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी अर्ध परिवर्तनशील लागत। वैसे तो ये 2 कॉस्ट ही होती है, वो तीसरी इन दोनों का ही मिक्स रूप है। अब देखिए फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिक्स कॉस्ट क्या होती है कि अगर मान लीजिए हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लीजिए 10 रुपए है। अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाए तो 10 रुपए हैं, 2 प्रोडक्ट बनाए तो मान लीजिए उसके 20 रुपए हैं, 3 प्रोडक्ट की 30 रुपए हैं, तो ये कॉस्ट तो क्या है, चेंज हो रही है। जैसे जैसे प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे वैसे इसकी कॉस्ट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब किसी इकाई की, जब किसी उत्पाद की वृद्धि या कमी से उसकी लागत में भी जो कमी या वृद्धि होती है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए आप प्रोडक्शन बढ़ा देते हो तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है और प्रोडक्शन अगर घटा देते हो तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ये कॉस्टिंग जो उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी, उस प्रोडक्ट के वॉल्यूम, उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर पर डिपेंड करता है, वो तो होती है वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं तो उसकी 10 रुपए लगती है, लेकिन मेरी जिस फैक्ट्री में मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं उसका रेंट जो है 10,000 रुपए महीना है। अब मैं मान लीजिए फैक्ट्री में 2 प्रोडक्ट बनाऊं, 3 प्रोडक्ट बनाऊं, 4 प्रोडक्ट बनाऊं, 5 प्रोडक्ट बनाऊं, तो मेरी इस फैक्ट्री के रेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जब कोई कॉस्ट किसी मैन्युफैक्चरिंग पर, किसी प्रोडक्शन पर डिपेंड ना करे, यानी उस कॉस्ट में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उस कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट नाम आ गया, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। यानी किसी प्रोडक्ट की वृद्धि या कमी से उसकी लागत में जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसे हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे ऑफिस का रेंट मान लीजिए, वर्कर की सैलरी मान लीजिए, वर्कर की वेजेस मान लीजिए, या कोई अन्य एक्सपेंसेस मान लीजिए जो उस प्रोडक्शन पर उसका कोई रोल नहीं होता, उस पर कोई डिपेंड नहीं होता, उसे हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और प्रोडक्शन जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। मतलब यह है कहने का, द कॉस्ट विच इज अफेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज नाउन एज वेरिएबल कॉस्ट। यानी प्रोडक्शन पर
जो कॉस्ट डिपेंड करती है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। और जब फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट जब कहीं किसी प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है, जो उसमें मिक्स होती है, तो उसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, देखिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 100 यूनिट है, ये 200 यूनिट है और ये 400 यूनिट है। ये इसकी टोटल कॉस्ट दे रखी है जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों इंक्लूड है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ये बताना है फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है। तो देखिए इसका एक एकदम इजी सा लॉजिक है। पहले कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है, 2000, फिर कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है, 4000। अब जितनी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कितनी यूनिट पर, मैंने क्या कहा आपको कि जितना प्रोडक्ट ये कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज पर डिपेंड करता है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल अमाउंट कितना इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट का, 12 से 14 और 2। अब देखिए यूनिट कितनी चेंज हो रही है, 100। यानी 100 यूनिट इंक्रीज होते ही 2000 की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एक प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 20 रुपए। इसी तरह से 14 से 18 4000 कॉस्ट बढ़ गई और यूनिट में इंक्रीज हुआ 200 का, तो इसमें भी कितना है, 20 रुपए वेरिएबल कॉस्ट। यानी 20 रुपए वेरिएबल हो रहा है, कॉस्ट में चेंजेस हो रहा है। तो अब देखिए जैसे ये 100 यूनिट थे, 100 यूनिट में फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। वेरिएबल कॉस्ट ये आपके सामने 20 रुपए से 100 यूनिट पर कितनी हो गई, 2000। तो 100 यूनिट की टोटल कॉस्ट 12000 थी, उसमें से 2000 वेरिएबल है तो फिक्स कितनी रह गई, 10000। इसी तरह से 200 यूनिट पर चेक कीजिए फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है। वेरिएबल कितनी हो जाएगी, 4000, 20 रुपए से। अब देखिए 200 की कॉस्ट है 14 में से 4 वेरिएबल है तो पीछे 10000 क्या होगी, फिक्स कॉस्ट। देखो फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती। इसी तरह से 400 इंटू 20 8000 और पीछे 18 में से 8 गए 10000। तो इस तरह से फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं, हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। यानी मार्जिनल कॉस्ट को समझने से पहले ये फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को समझना जरूरी था। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। कॉस्टिंग में हम बहुत सारी कॉस्ट मेथड पढ़ते हैं, जैसे यूनिट कॉस्ट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पढ़ते हैं, प्रोसेस कॉस्ट पढ़ते हैं, ओवरहेड कॉस्टिंग पढ़ते हैं। वो सब कॉस्ट कैलकुलेट करने के तरीके हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, कोई कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट ये है कि ये हमें बताती है कि हमें किस वे में कितना मूल्य पर हमें किसी प्रोडक्शन की सेल्स करनी है। यानी हमें डिसीजन लेना है कि हम अपना जो प्रोडक्शन है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो हम कितने मूल्य पर बेचें कि ना हमें घाटा हो ना हमें प्रॉफिट हो। यानी या तो हम ये कह सकते हैं कि किस बिंदु पर हम ये माल बेचें कि हमें ना प्रॉफिट और ना लॉस हो। अगर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम उस प्रोडक्शन को कितने मूल्य पर बेचें, कितना उसका सेल्स वॉल्यूम करें, ये सारी चीजें हम मार्जिनल कॉस्ट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसकी परिभाषा के बारे में बता देता हूं। मान लीजिए हम कोई 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्ट 2000 रुपए आती है। जैसे ही मैंने किसी एक प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट किया तो ये मान लीजिए कॉस्ट मेरी 2020 रुपए हो जाती है। तो जो मैंने प्रोडक्शन बढ़ाया है 101 का और मेरी कॉस्ट हो गई 2020 रुपए, यहां 20 कर देता हूं। यानी 100 वस्तुओं के उत्पादन पर मेरी कुल लागत 2000 रुपए आती है। जैसे ही मैंने एक प्रोडक्ट का
इंक्रीमेंट किया, प्रोडक्शन ग्रोथ की, तो मेरी कॉस्ट 20 रुपए से बढ़ गई। तो एक इकाई पर जो पहले कॉस्ट 2000 थी अब 2020 हो गई। ये भी सी हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाएगी। यानी किसी अतिरिक्त इकाई के मैन्युफैक्चरिंग पर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, वही एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। यानी किसी अतिरिक्त इकाई पर लागत में वृद्धि को ही मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सीमांत लागत समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही, आप कंट्रीब्यूशन को ध्यान रखिए। उस कंट्रीब्यूशन का ही सारा खेल सीमांत लागत में है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं एक यूनिट की सेल्स के बारे में चर्चा करता हूं। मान लीजिए मेरी एक यूनिट की सेल्स है 100 रुपए और उसी प्रोडक्ट को बनाने में मुझे 80 रुपए की लागत देखनी पड़ी, यानी उस प्रोडक्ट पर मेरा 80 रुपए का खर्चा हुआ, वेरिएबल कॉस्ट। तो 80 रुपए लागत आपकी आई, आप उस प्रोडक्ट को 100 रुपए में सेल आउट कर रहे हो, तो आपकी उस प्रोडक्ट पर बचत कितनी है? 20 रुपए। इसे हम कंट्रीब्यूशन की शब्दावली में देखते हैं, यानी इसे हम कंट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। यानी उस प्रोडक्ट को बनाने में 80 रुपए का एक्सपेंसेस आया उस प्रोडक्ट पर, यानी मैंने यही कहा था वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने में जो लागत आती है। अब सेल्स हमने की 100 रुपए में, तो हमारी कॉस्ट कितनी है, ये बचत कितनी आई? 20 रुपए। अब इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो 80 रुपए, लेकिन मेरी फैक्ट्री का रेंट वगैरह फिक्स कॉस्ट भी आई होगी। तो मान लीजिए मेरी उस फैक्ट्री का किराया या फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपए है, तो अभी मुझे 9,980 रुपए का नेट लॉस हो रहा है। यानी बचत तो मेरी 20 रुपए है, लेकिन मेरे 10,000 रुपए ये फिक्स कॉस्ट के भी लग रहे हैं, तो अभी मेरा 9,980 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 यूनिट की चर्चा करूं, तो सेल्स मान लीजिए मेरा 200 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ 80 रुपए के हिसाब से 2 पर कितनी हो जाएगी? 160। तो मेरी सेविंग कितनी आ जाएगी? 40 रुपए, जिसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। फिक्स कॉस्ट मेरी फिक्स है, तो मेरा जो नेट लॉस है वो 9,960 रुपए हो जाएगा। इसी तरह से मैं मान लीजिए 5 यूनिट पर चर्चा करूं, तो यहां मेरा 500 रुपया सेल्स होगी, वेरिएबल कॉस्ट मेरी 400 रुपए होगी 80 रुपए के हिसाब से, तो मेरी सेविंग हो जाएगी 100 रुपए। फिक्स कॉस्ट मेरी 10,000 रुपए है, तो 9,900 रुपए मेरी नेट लॉस। ये सब लॉस में है। अब अभी तक तो लॉस में चल रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि हम ये माल कितने में बेचे या हम कितना यूनिट सेल आउट करें कि हमारा ये जो लॉस होना बंद हो जाए। अब मैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से मान लीजिए यहां पे मैं 500 यूनिट लिख देता हूं, तो 500 यूनिट पर मेरी सेल्स कितनी होगी? 50,000 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपए के हिसाब से कितनी होगी? 40,000 रुपए। तो मेरा जो सेविंग है, कंट्रीब्यूशन है, वो होगा 10,000 रुपए। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000 रुपए। तो या तो ना प्रॉफिट है ना ही लॉस है। यानी मैं अगर 500 यूनिट की सेल्स करूं, तो मेरा उस पॉइंट पर ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है। दैट इज ए ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखिए, ये तो मैंने अभी आपको एज ए एग्जांपल के तौर पर कैलकुलेट किया। अब जैसे ही मान लो मैं 501 यूनिट प्रोड्यूस करूं और उसकी सेल्स करूं, तो मेरी आएगी 5,100 रुपए सेल्स।
40,080 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी और 10,020 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन होगा और 10,000 फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी है। अब देखिए ये 20 रुपए हमारी प्रॉफिट माना जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट में यही एनालिसिस किया जाता है कि कितनी यूनिट पर आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है, कितनी यूनिट पर आपको लॉस हो रहा है और कितनी यूनिट पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सब एनालिसिस करने के लिए जो कॉस्टिंग की हम मेथड यूज करते हैं वही हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। अब देखिए ये जो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस है ये तो मैंने एज एग्जांपल बताया। अब एज ए अगर इसका हम फॉर्मूला एनालिसिस करना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपए है। कितनी है, 10,000 रुपए है। और मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, एक यूनिट की बात करें हम 20 रुपए, यानी 20 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट पर। और मुझे इस 10,000 रुपए फिक्स कॉस्ट को देखना है कि भी कितनी यूनिट अगर मैं सेल आउट करूं, कितनी यूनिट बेचूं तो मेरी ये जो 10,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट निकल जाए ये होगा आपका 500 यूनिट। यानी जब तक आप 500 यूनिट नहीं बेचोगे और उस पर एक यूनिट के हिसाब से 20 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए कॉस्ट आएगी तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट होगा। तो ये 500 यूनिट मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल से समझाया था। अब देखिए इस 500 यूनिट पर हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस यानी हमारा नो प्रॉफिट और नो लॉस है। तो इस पर हमारी प्रॉफिट की क्या प्रतिशत है, हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला मेथड जो हमारा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी हमारी सेविंग कितनी है, 20 रुपए सेविंग है हमारी, कितनी सेल्स पर, 100 रुपए की सेल्स पर। तो परसेंटेज में जब हमें ये कैलकुलेट करना हो तो ये हमारा 20% हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होगा। अब फॉर्मूले में हम इसको कैसे जनरेट करेंगे, ये 20 हमारा क्या है, सी है और 100 क्या है हमारा सेल्स है। यानी इतनी सेल्स पर इतना कंट्रीब्यूशन है तो 100 पर कितना होगा, दैट इज ए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया कि C अपॉन में S मल्टीप्लाई बाई 100, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आएगा। अब देखिए C की कैलकुलेशन कैसे हुई, सेल्स में से आपने क्या निकाला, वेरिएबल कॉस्ट निकाला, तब कंट्रीब्यूशन है। तो हम इस C की जगह पे मैथमेटिकल रूप में सेल्स माइनस वेरिएबल भी लिख सकते हैं, अपॉन में सेल्स है मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का हो गया। अब इसी वे में हम ये कह सकते हैं, देखिए कि जैसे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गई, अब वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट जब गई तो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है आया। अब सेल्स और वेरिएबल की बात हम यहां कर चुके हैं। मान लीजिए मैं इन दोनों को यहां से हटा देता हूं, यहां पे माइनस का साइन है, ये माइनस उधर जाते ही नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बन जाता है और इसके बराबर में सेल्स माइनस वेरिएबल रह जाते हैं, जिसका मीनिंग आपको ऑलरेडी मैंने कहा क्या है, कंट्रीब्यूशन है। यानी 10,000 रुपए फिक्स कॉस्ट है और उसमें नेट लॉस 9,980 है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 20। तो हम इसको इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100। तो ये हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक गणित के रूप में ये भी फॉर्मूला ले सकते हैं, 1 माइनस वेरिएबल
कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इसी से ये बना है। अगर हम इसका एलसीएम लेके करें तो वही सेल्स माइनस वेरिएबल अपॉन सेल्स इंटू 100 होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए इन फॉर्मूलों के अलावा भी हम एक फॉर्मूला ये भी निकाल सकते हैं। देखिए कंट्रीब्यूशन यहाँ कितना चेंज हुआ, 20 रुपए। यहाँ कितना कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ, 60 रुपए। यहाँ देखिए कितना चेंज हुआ। इस तरह से जब कंट्रीब्यूशन चेंज होता है, यानी कंट्रीब्यूशन चेंज अपॉन सेल्स इंटू 100। अब रियल में तो ये कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम इस देखिए चेक कर लेते हैं, यूनिट के हिसाब से चल रहा है। 20 कंट्रीब्यूशन से कितना कंट्रीब्यूशन हो गया हमारा, 40, तो 20। अब सेल्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ देखिए, 100 से कितनी होगी, 200 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना होगा, सॉरी यूनिट कितनी चेंज हो रही है, 1 यूनिट चेंज हो रही है, पर यूनिट पर हम काम कर रहे हैं। 20 रुपए का बचत हमारा इंक्रीज हुआ और यूनिट कितनी चेंज हुई, 1, तो 1 यूनिट पर कितना प्रॉफिट वॉल्यूम हो गया, 20। इसी तरह से 40 से 100 हो गया कितना, 60, और यूनिट कितनी चेंज हुई, 3, कितना हो गया, 20। अब इस फॉर्मूले को हम रिप्रेजेंट अगर करना चाहें परसेंटेज के रूप में, तो हम ये फॉर्मूला ये लगाएंगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है कितनी सेल्स पर, वो हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे दूसरे बिंदु पर, जिसका नाम बीईपी है। देखिए ये मैं एक पॉइंट तय कर लेता हूं। तो ये पॉइंट मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता दिया था कि 500 यूनिट पर आपका कोई भी ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, यानी ये 500 यूनिट और क्वांटिटी में 500 यूनिट है, रुपए में देखें वॉल्यूम में तो 50 है। अब इस बिंदु से पहले का जो भी पॉइंट है ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, यानी इधर नेट लॉस हो रहा है आपको। और इस बिंदु से जैसे ही हम आगे सेल्स बढ़ाते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ये जो पॉइंट है हमारा 500 यूनिट सेल्स का, ये पॉइंट हमारी ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, यानी प्रोडक्शन का वह बिंदु जहां मैन्युफैक्चरर को ना तो कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो, यानी जिस सेल्स वैल्यू पर ना प्रॉफिट और ना लॉस हो वह सेल्स पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। अब इस पॉइंट से जैसे ही हम सेल्स बढ़ाते हैं तो हम प्रॉफिट में आ जाते हैं, और जैसे ही इस पॉइंट से नीचे सेल्स होती है हमारी तो हमारा नेट लॉस, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में ऊपर ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए ये चीज हम कैसे कैलकुलेट करें। मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट का पहले ही एक बिंदु बताया था कि आपको 10,000 फिक्स कॉस्ट प्राप्त करनी है, 10,000 फिक्स कॉस्ट की व्यवस्था करनी है, और आपका एक पॉइंट पर कितना कंट्रीब्यूशन है, 1 यूनिट पर आप 20 रुपए बचा रहे हो, तो 10,000 रुपए आपको एक्सपेंसेस की व्यवस्था करने के लिए, बचाने के लिए आपको कितनी यूनिट सेल आउट करनी पड़ेगी, 500 यूनिट सेल आउट करनी पड़ेगी। तो ये 10,000 हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट है, और ये 20 रुपए है हमारा कंट्रीब्यूशन, यानी जिसे हम सी कह सकते हैं। तो ये सेल्स इन क्वांटिटी में आ गया, और ये बीईपी इन क्वांटिटी यानी फिक्स कॉस्ट प्लस अपॉन में कंट्रीब्यूशन। तो 1 यूनिट के हिसाब से आपको कितनी यूनिट बेचें कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात हो जाए। तो फॉर्मूला है आपका फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। अब मान लीजिए अगर आपको ये अमाउंट रुपए में निकालने हो तो हमें क्या करना है, जैसे 500 यूनिट आ गई आपकी फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। अब ये जो 500 यूनिट है इसको अगर आप
सेल्स यानी एक यूनिट की सेल्स कितनी थी आपकी 100 रुपए, तो आपकी 50,000 रुपए में सेल्स वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता। तो फॉर्मूला क्या बना देखिए, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल्स। अब इस फॉर्मूले को हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के आधार पर भी जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, C अपॉन S इंटू 100। अब मैं इस C को यहां ले जाऊं तो इस S को यहां ला सकता हूं ना मैं, यानी सेल्स अपॉन में C ऊपर आए तो क्या फॉर्मूला बना, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई C अपॉन में सेल्स। अब C अपॉन S करते हैं तो क्या बनता है अपना पीवी रेशियो, मल्टीप्लाई में आपको क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। तो हमारा तीसरा फॉर्मूला बनता है, जिसे मैं लिख देता हूं एक बार तीनों फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला हमारा क्या बना, फिक्स कॉस्ट अपॉन में C। दूसरा क्या बना, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में C इंटू सेल्स, ये रुपए में आ गए, ये हमारी यूनिट हो गई। एक फॉर्मूला इसको हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। यानी तीनों फॉर्मूले से हम ब्रेक इवन एनालिसिस की गणना कर सकते हैं। अब आप इनमें से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी हमारी 10,000 थी और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारा 20% था, तो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस कितना आएगा 50,000 रुपए, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद तीसरा जो मुख्य बिंदु है आपका, समझिएगा, ये बिंदु मैंने आपको बताया 500 यूनिट का ब्रेक इवन पॉइंट है। इससे आप अगर नीचे रहोगे तो आपका नेट लॉस है, इससे अगर आप ऊपर जाओगे तो नेट प्रॉफिट है। यानी इस तरफ हम बहुत ज्यादा सिक्योर हैं, एक यूनिट भी अगर बढ़े तो हमें लॉस तो ही नहीं, हम सुरक्षित है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका सेफ पॉइंट है। क्या है, सेफ पॉइंट है, जिसे मार्जिनल कॉस्ट में मार्जिनल सेफ्टी कहा जाता है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जितनी भी सेल्स की जाती है वो मार्जिन सेफ्टी में होती है। एक यूनिट पर भी अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट सेल्स करोगे तो वो आपकी मार्जिनल सेफ्टी है। तो देखिए, मान लीजिए आपका 500 यूनिट का बीईपी है और मेरी सेल्स यूनिट 1000 यूनिट है, तो मार्जिनल सेफ्टी कैसे फाइंड आउट होगी, तो देखिए मार्जिनल सेफ्टी इन यूनिट कैसे ज्ञात होगी, सेल्स इन यूनिट माइनस बीईपी इन यूनिट। यानी सेल्स कितनी आपकी 1000 यूनिट है और मार्जिनल ये बीईपी कितना है 500 यूनिट, तो 500 यूनिट पर आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसी तरीके से पहला फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, इन यूनिट में है दोनों। अब अगर आपको रुपयों में ये वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम में निकालना है, तो सेल्स इन रुपीज और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज ज्ञात कर लीजिए, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करने हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आई, उसका सेल्स पर परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहां पे 600 यूनिट कर दूं, तो यहां कितना होगा 60,000 होगा या 49,000 होगा या 12,000 होगा या 2,000, तो ये आ गया आपका 10,000, तो यहां पे 2,000 रुपए आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है।
अगर मान लीजिए एमएस ज्ञात करना हो तो हम इस प्रॉफिट को भी ले सकते हैं। कुल प्रॉफिट कितना हुआ और ये कितने रेशियो पर डिपेंड करता है, कितना परसेंटेज पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पर। तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी 2000 का प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हो कितने परसेंटेज पर, 20% पर, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, यानी प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। तो ये हमारा टॉपिक था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में पहला बिंदु हमारा क्या था, कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करना। फिर हमारा पॉइंट क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। और अब देखिए, अगर आपको निश्चित लाभ कमाना हो तो आप क्या करोगे। तो देखिए, अगर आपको सेल्स पूछ ली और कह दिया मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है तो मैं कितना सेल्स करूं कि वो प्रॉफिट मेरा जनरेट हो जाए। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो उसमें उतना माल आपको बेचना पड़ेगा जितनी आपकी वो फिक्स कॉस्ट भी जनरेट हो जाए। तो फिक्स कॉस्ट तो हमें अर्न करनी है, प्लस आपका डिजायर प्रॉफिट दोनों निकल जाए, तभी आपकी वो सेल्स वैल्यू ज्ञात होगी। अब अपॉन में क्या है, पीवी रेशियो। तो ये आपकी सेल्स इन वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, डिजायर सेल्स ज्ञात हो जाएगी निश्चित प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। अब मान लीजिए आपको कहते कि कितना माल हम ये इतनी वैल्यू का माल हम बेचें तो कितना प्रॉफिट होगा, यानी आपको सेल्स प्राइस दे दी, सेल्स वैल्यू दे दी और उस पर पूछ लिया जाए कि उस पर आप कितना प्रॉफिट कमाओगे। तो देखिए, अगर आपको प्रॉफिट की वैल्यू पूछी जाए तो देखिए, इसी फॉर्मूले को आप ट्रांसफर कर दीजिए सेल्स, ये पीवी रेशियो इधर मल्टीप्लाई में आएगा अपॉन में फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेल्स यूनिट आपको यूनिट में फाइंड आउट करनी है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन में क्या कर दीजिए, कंट्रीब्यूशन का भाग लगा दीजिए। अब इसको आप एग्जांपल लेकर भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में मार्जिनल कॉस्ट की जो भी डेफिनेशन थी, जो भी फॉर्मूले थे, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके एग्जांपल लेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपके ये फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास आप लोगों से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।